Hello everyone, welcome to Ace Learning with Shivam Sir YouTube channel. Today we will start the new unit from NCERT class 11th history, unit number 3 changing traditions, in which we study two themes. Theme number 4 the three orders, theme number 5 changing cultural traditions. Before we move on to theme, we should discuss about the unit, that is changing traditions. बेसिकली ये जो दो थीम्स हैं हमारी, ये निर्भर करती हैं किस पर, कि ट्रेडिशंस में कैसे चेंज आया। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, 9th सेंचुरी जो ग्रोथ हुई थी किसमें, एशिया में 9th सेंचुरी तक। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो नोमैडिक का डेवलपमेंट पढ़ा, इसमें सिटीज का डेवलपमेंट होता है, साथ ही ट्रेडिंग नेटवर्क्स भी डेवलपमेंट होता है। ये जो डेवलपमेंट हमने देखे ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर देखे, जैसे मैसेडोनियन एम्पायर हमने पढ़ा, मैसेडोनियन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर पढ़ा, साथ ही अरब एम्पायर्स। इनके बाद में कुछ और भी एम्पायर्स आते हैं, जैसे इजिप्शियन, असीरियन, चाइनीज, मौर्यन। मौर्यन जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ये जो एम्पायर्स जो डेवलप हुए थे इसमें कुछ तो थे कॉन्टिनेंटल, कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मीन्स कुछ ऐसे एम्पायर्स थे जो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में सीमित रहे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल जैसे एक कॉन्टिनेंट से निकलकर दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर भी उन्होंने अपने एम्पायर का अधिकार जमाया, जैसे मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर न केवल एशिया का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, साथ ही उसका यूरोप पर भी कुछ पार्ट था, जैसे रसिया, फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा था कि मंगोल एम्पायर का जो टेरिटरी थी वो फ्रांस तक फैली हुई थी। रोमन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, जो रोमन एम्पायर था उसका एशिया का कुछ पार्ट था, कुछ पार्ट अफ्रीका का था, और साथ ही साथ यूरोप की जो मेन एम्पायर वो रहा था। यानी कि इनको हम बोल सकते हैं ये जो एम्पायर थे वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर हुआ करते थे। अब ये जो एम्पायर हुए इनकी वजह से कुछ आउटकम निकल के आए। वो आउटकम क्या थे, जो चेंजेस हुए किसमें, ट्रेडिशंस में। ट्रेडिशंस में चेंजेस कैसे हुए, चेंजेस ट्रेडिशंस में होने का कारण ये रहा कि बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स थे जिनका जो ट्रेडिशन थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे जैसे एम्पायर बढ़ते गए उनके अंडर में बहुत सारे लोग आए जो उनसे मिले, कांटेक्ट में आए, और इस कनेक्शन की वजह से लोगों के बीच में न्यू ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट देखा गया। इसमें बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे वो वेस्टर्न यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पीरियड रहा 9 टू 17th सेंचुरी। ये जो है वेस्टर्न यूरोप का जो ये पीरियड है, ये यहाँ पर जो चेंजेस देखे गए वो बेसिकली हमें कनेक्ट करते हैं हमारे मॉडर्न टाइम से, क्योंकि इन्हीं चेंजेस की वजह से कुछ डेवलपमेंट देखे गए, जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा मिला। ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट देखे गए ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर थे, ना कि रिलीजियस बिलीफ पे। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हो पाए क्योंकि लोग अपने रिलीजियस बिलीफ से निकलकर बाहर की चीजों को देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए, उनके बारे में सीखने की उनमें चाह हुई, जिसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट होते हैं जिनको हमने बोला साइंटिफिक नॉलेज लेने की जो डेवलपमेंट होती है वो इस पीरियड में होती है। थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो साइंटिफिक नॉलेज थी इसके साथ में लोगों के अंदर ये भी नॉलेज आई कि उनको गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के ही थॉट से एक न्यू चीजें हमें देखने को मिली, जैसे सिविल सर्विसेज, पार्लियामेंट्स एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ, इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। और यही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से एक न्यू एरा की शुरुआत होती है, जहां पर डेवलपमेंट होना होता है, शुरू होता है इंडस्ट्रीज का, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करके नई तरीके की एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जिसमें जो मेजर डेवलपमेंट मिले हमें, जो कि हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां पर जो डेवलपमेंट हुए, तो इसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए वो कंट्री साइड, जो कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्री साइड में जो डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ चर्च और रॉयल गवर्नमेंट का बनना शुरू होता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं एम्पायर ऑफ चार्लमैग। चार्लमैग, जहां पर अगर चर्च की बात करें तो चर्च, कैथोलिक चर्च जो थे वो दिखाते हैं, कैथोलिक चर्च showed people how to behave so that life after death would be better। तो कैथोलिक चर्च का जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ से लोगों ने ये लोगों के बीच में डालना शुरू किया, लोगों की थॉट्स आइडियाज को बदलना शुरू किया कि वो अपनी लाइफ को आफ्टर डेथ कैसे बदल सकते हैं, आफ्टर डेथ कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, इस टाइम के जो लोग थे, इस पीरियड के जो लोग थे, उनमें एक अनसर्टेनिटी थी ऑफ लाइफ, पुअर सेंस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का उस टाइम पर इतना ज्यादा
इतना ज़्यादा मेडिसिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, मेडिसिन के बारे में लोग जानते ही नहीं। अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ का मतलब हो गया उनकी लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, इस बात का उनको कोई आइडिया नहीं था। तो इसी वजह से, यही जो कारण थे, इस वजह से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। मतलब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ कितने समय तक जी रहा है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ फ्यूडल, फ्यूडल जो शब्द है वो आता है लैंड की वजह से, मतलब जो जमीन का टुकड़ा है वो किसके पास कौन दे रहा है। तो सर्फ जो होते थे वो लॉर्ड्स के फील्ड पे काम करते थे, इसका मतलब है कि जो सर्फ है वो सर्विस दे रहे हैं किसको, लॉर्ड्स को। तो और जो लॉर्ड्स होते थे वो होते थे अपनी ग्रेटर लॉर्ड्स के लिए सर्विस वो प्रोवाइड कराते थे। यहीं से निकल के आता है एक शब्द जिसको बोला गया वसल्स। वसल्स उन लोगों को बोला जाता था जिसको लैंड मिल रहा है, जैसे किंग लैंड ग्रांट करता था, लैंड देता था, जमीन का टुकड़ा देता था किसको, लॉर्ड्स को, जिसकी वजह से वो वहां पर फील्ड पर जो भी वर्क है वो करना, जो भी करना चाहे वो करे, और उसकी तरफ से कुछ रेवेन्यू वगैरह उसके पास, किंग के पास पहुंचता रहे, लॉर्ड की तरफ से। तो ये लॉयल हुआ करते थे एक दूसरे से, सर्फ लॉयल हुआ करते थे लॉर्ड से, और लॉर्ड लॉयल हुआ करते थे अपने ग्रेटर लॉर्ड्स के लिए, मतलब किंग्स के लिए। नाउ मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज उन जगह को बोलते हैं जहां पर लोग रहते हैं और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, किसके लिए, भगवान की सर्विस के लिए, मतलब भगवान की पूजा पाठ में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वहां पर ये लोग जो जहां पर रहते हैं उस जगह को बोलते हैं मोनास्ट्रीज। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर न्यू सेगमेंट, दैट इज थ्री ऑर्डर्स। द थ्री ऑर्डर्स, थ्री ऑर्डर्स हमारी थीम नंबर 4 है, जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब जो अभी तक हमने रोमन एम्पायर पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, रोमन एम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, और हमने ये देखा था कि रोमन एम्पायर जो है वो वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न रोमन साइड जो था वो धीरे धीरे जर्मेनिक पीपल वहां पर अपना आक्रमण करते हैं, इन्वेड करते हैं, और इन्वेड करके जो इनकी वेस्टर्न जो प्रोविंस हुआ करती थी उनको ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे जो जर्मनी पीपल थे, इन्होंने जो रीजन ऑक्युपाई किया था वो आता है इटली, स्पेन एंड फ्रांस। हालांकि ये नाम शुरुआत में नहीं थे, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये नाम पड़ जाते हैं। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप इन पॉलिटिकल फोर्स, मतलब ये जो नोमैडिक पीपल आए, ये जो ट्राइब्स आई, इनकी लीडरशिप नहीं हुआ करती थी। लीडरशिप ना होने की वजह से क्या हुआ, ये जो किंगडम्स स्टैब्लिश होते हैं, प्रोविंसेस स्टैब्लिश होते हैं, यहाँ पर इनमें एक दूसरे में कंफ्लिक्ट देखी जाती है। ये कंफ्लिक्ट किसकी वजह से थी, अपने लैंड को लेकर। जो भी लैंड इन्होंने ऑक्युपाई किया था उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किंगडम्स आपस में लड़ते थे, और ये वॉर्स फ्रिक्वेंटली देखी गई। ना जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी जैसा हमने देखा था रोमन एम्पायर में, जो एक 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटीन जो किंग हुआ करता था, उसने 4th सेंचुरी में ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी जो कि रोमन एम्पायर से शुरू होता है, धीरे धीरे सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप में फैल जाता है, जिसकी वजह से चर्च का डेवलपमेंट होता है। चर्च का डेवलपमेंट होता है क्योंकि चर्च जो है वो एक मेन सेंटर बन जाता है रिलीजियस ग्रुप का, तो इसीलिए चर्च को एक मेजर लैंड ग्रांट किया जाता है, जिसके लिए उसको बोला गया ये जो होते हैं चर्च वो मेजर लैंड होल्डर होते हैं। साथ ही क्योंकि चर्च की मान्यताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए चर्च पर सभी लोग विश्वास करते थे, इसीलिए चर्च को मिल जाती है पॉलिटिकल पावर इन यूरोप। नाउ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं कब, 5th से 15th सेंचुरी के बीच में, उसी एरा को हिस्टोरियंस के द्वारा बोला गया मिडिवल एरा ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, 15 से 15th सेंचुरी के बीच में जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस, उनको बोला गया है मिडिवल एरा। नाउ जैसा कि हमने देखा कि चर्चेस की जो है बहुत ज़्यादा मान्यताएं बढ़ गई हैं, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास करने लगे हैं, क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी तरीके से फैल चुका है यूरोप में। तो इसी वजह से बिशप, वहाँ के जो बिशप हैं वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, सम प्रे अदर्स फाइट सम अदर्स वर्क, मतलब कुछ प्रे करेंगे, कुछ फाइट करेंगे, कुछ वर्क करेंगे। इसी बेस पर जो वहाँ के जो बिशप हुआ करते थे, जो फर्स्ट जो क्लर्जी जिसको बोलते हैं, जिस ग्रुप को हम क्लर्जी बोलते हैं, जो चर्चेस में प्रे वगैरह करवाते हैं उनको बोलते हैं क्लर्जी। तो ये जो क्लर्जी वाला ग्रुप था, ये सोसाइटी को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर देता है, और उन 3 ऑर्डर्स में जो फर्स्ट ऑर्डर देता है, उस फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी अपने आप को ही रखते हैं। मतलब सबसे पहली मान्यता जो सोसाइटी में है वो अपने आप को दी जाती है, किसके द्वारा, क्लर्जी द्वारा। सेकेंड ऑर्डर में रखा गया उन लोगों को जो
नोबल्स, जिनको हम नोबल्स बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं नोबिलिटी। ये वो लोग हैं जो किंग के सीधे नीचे वर्क करते हैं। तीसरा जो ग्रुप आता है थर्ड ऑर्डर, जो आता है पीजेंट्री। पीजेंट्री मीन्स पीजेंट्स, जो वर्क करते हैं लैंड फील्ड्स पर, किसके, लॉर्ड्स या फिर किंग्स के। तो उनके लैंड पर जो वर्क करते हैं उनको बोलते हैं पीजेंट्स, और वही पीजेंट्री की कहलाई थर्ड ऑर्डर में रखी। यहाँ के मतलब जो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्री ऑर्डर्स, इसी में लेटर टाइम में हम देखेंगे कि एक नई सोसाइटी का एक नया पार्ट, नया भाग उभर के आता है, जिसको रखा गया फोर्थ ऑर्डर में। फोर्थ ऑर्डर में वो लोग आते हैं जो नए टाउन्स डेवलप होते हैं, और उन टाउन में रहने वाले लोग, उनको रखा गया फोर्थ ऑर्डर में। नाउ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म बना है एक वर्ड जो कि है फ्यूड, और ये फ्यूड वर्ड आता है जर्मन लैंग्वेज से। इसका मतलब है अ पीस ऑफ लैंड। इसी पीस ऑफ लैंड की वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप है किसके बीच में, यूरोप में जो एग्जिस्ट करता है किस मिडिवल एरा के टाइम पर, तो उसी को बोला गया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म बेसिकली क्या है, एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्योंकि हम जानते हैं फ्यूडल फ्यूडल एक पर्सन को बोलते हैं, उसके नीचे उसके बाद में प्रीफिक्स लग गया, सफिक्स लग गया ISM, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जिसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी, ये कहलाया। तो ये आइडियोलॉजी क्या है, एक रिलेशनशिप दिखाती है किसके बीच में, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप ये दिखाती है। नाउ इसकी जो फ्यूडलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो फ्रांस से जिसकी शुरुआत हुई है फ्यूडलिज्म की, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। ये जो फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई है, बेसिकली ये शुरुआत हुई है किसकी वजह से, कंट्रोल ऑफ लैंड की वजह से, कि किसके पास कंट्रोल ऑफ लैंड है, वो लैंड किसको ग्रांट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई। यहीं पर अगर हम फ्रांस के अंदर कंट्रोल ऑफ लैंड देखें तो ये दिखाता है रिलेशन किसके बीच में, लॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। मतलब लॉर्ड्स रिलेटेड है किससे, पीजेंट से, पीजेंट्स रिलेटेड है किससे, लॉर्ड्स से। कैसे, लॉर्ड्स की जो फील्ड होगी उस पर वर्क करेंगे कौन, पीजेंट्स। मतलब वो अपने फील्ड पर तो काम करेंगे, साथ ही लॉर्ड्स के भी फील्ड पर काम करेंगे, और जो लॉर्ड्स के फील्ड पर काम करेंगे उस बेस पर उनको कहा जाएगा क्या, लेबर। ये जो है वो किसके लेबर है, लॉर्ड्स के लेबर है, लॉर्ड्स की फील्ड पर काम करेंगे। साथ ही लॉर्ड्स का पूरी तरीके से कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर। दूसरा, जब लॉर्ड्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं किसके, पीजेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने फील्ड पर पीजेंट से वर्क करा रहे हैं एज अ लेबर, तो लॉर्ड्स को इन रिटर्न में देना पड़ेगा इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन। सो लॉर्ड्स गिव्स मिलिट्री प्रोटेक्शन टू पीजेंट्स। इसके बदले लॉर्ड्स क्या करते थे, पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। ये जो फ्यूडलिज्म है इसकी रूट्स हमने देखी, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडलिज्म कहां से, ड्यूरिंग फ्रेंच किंग। कौन सा फ्रेंच किंग, जिसको हमने बोला चार्ल मैगन। चार्ल मैगन जो 742 से 814 तक जिसका पीरियड था, उसके टाइम पर हमने इसकी फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखी। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया, और जब यूरोप की बात करते हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब ये फैला, तब जो टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी। देन फिर हम बात करते हैं एक जो हिस्टोरियन है जिसका नाम है मार्क ब्लोच। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1886 टू 1944। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन और सोशलिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फ्यूडल सोसाइटी। इस बुक में इन्होंने कुछ चीजें डाली थी जिसके जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे हु बिलीव्स, ये जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे इनका मानना था कि हिस्ट्री केवल पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल से केवल बिलोंग नहीं करती। मतलब पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल्स वो हो गई जो राजनीति हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अपने देश से दूसरे देश के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में केवल बात नहीं करती। लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, जो हिस्ट्री में ग्रेट पीपल रहे हैं, केवल उनके बारे में बात नहीं करती, बल्कि हिस्ट्री जो है हमें हमें इंसान की, हर एक ह्यूमन, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हर एक ह्यूमन की हिस्ट्री अगर हमें जाननी है तो उसकी ज्योग्राफी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो हर एक ह्यूमन की लाइफ को कैसे सेफ देख रही है। साथ में लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, उनका एटीट्यूड भी देखना पड़ेगा, जो ताकि हम हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरीके समझ पाए। देन ये जो थे इन्होंने फ्यूडल सोसाइटी यूरोप फ्रेंच बिटवीन 900 टू 1300, मतलब कि जो फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर, जो कि शुरुआत हुई थी कहाँ से, फ्रांस से। तो ये जो है फ्यूडल सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया हिस्ट्री में अपनी बुक में, वो बताया 900 से 1300 के बीच में फ्यूडल सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। ये जो हिस्टोरियंस थे इनको दुर्भाग्यवश नाजीज जो हुआ करते थे उन्होंने शॉट डाउन कर दिया, मतलब मार दिया। कब, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस एक्चुअल में क्योंकि अभी तक जो हमने रीडिंग की, जो अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा, वो हमने फ्रांस और इंग्लैंड का नाम तो लिया, बट शुरुआत से इन कंट्री का यही नाम नहीं हुआ करता था। ये नाम कहीं से आए हैं, इनको ये नाम किसी ने दिया है। तो किसने दिया है, कहाँ से फ्रांस की शुरुआत हुई, कहाँ से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, उसके बारे में जानते हैं। तो गॉल, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रोमन प्रोविंस का, रोमन रोमन एम्पायर में एक प्रोविंस हुआ करता था जिसका नाम था गॉल। तो गॉल पर 6th सेंचुरी में एक जो जर्मन ट्राइब हुआ करती थी उनका आक्रमण होता है। रोमन एम्पायर के टाइम पर जो वेस्टर्न साइड हुआ करता था गॉल, तो वहां पर आक्रमण होता है किसका, जर्मन ट्राइब्स का। तो जर्मन ट्राइब्स में जो एक फ्रैंकिस हुआ करते थे, फ्रैंकिस का रूल चलता है कब, 6th सेंचुरी में। इन्हीं फ्रैंकिस रूलर को हम बोला करते थे फ्रेंच किंग्स। तो फ्रैंक्स जो हुआ करते थे, जो फ्रैंक्स थी, जर्मन ट्राइब थी जो फ्रैंक्स, इन्हीं ने गॉल को अपनी ट्राइब्स के नाम पर एक नाम दिया जिसको अभी हम जो जानते हैं वो फ्रांस के नाम से जानते हैं। इन 800 पोप लियो थर्ड पोप होते हैं चर्च के हेड, जो चर्च के मेन हेड होते हैं उनको बोलते हैं पोप। तो एक पोप हुआ करते थे जिनका नाम है पोप लियो थर्ड। तो लियो थर्ड ने क्या कराया था, जो चार्ल मैगन किंग हुआ करते थे फ्रांस के, उनको एक टाइटल दिया था जिसको बोला गया होली रोमन एम्परर। ये टाइटल पोप ने क्यों दिया था, ताकि अपने रिलेशंस को वो किंग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए, ताकि क्योंकि किंग की एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है किसी टेरिटरी के ऊपर, और उस अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी में अगर अपना वर्चस्व भी बनाना है तो कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये पोप जो हुआ करते थे लियो थर्ड, इन्होंने होली रोमन एम्परर का टाइटल दिया था किसको, चार्ल मैगन को। इसी तरह का कुछ रिलेशन देखा गया था कब, बाइजेंटीन एम्परर जो हुआ करते थे उनके साथ किसका, पैट्रियार्क। पैट्रियार्क कौन थे, पैट्रियार्क थे हेड, ईस्टर्न चर्च जो हुआ करता था उसके हेड थे, और ये कॉन्स्टेंटिनोपोल में हुआ करता था। क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टेंटिनोपोल एक कैपिटल हुआ करती थी किसकी, कॉन्स्टेंटीन, जो किंग रहा था किसका, रोमन एम्पायर का। अब हम बात करते हैं किसकी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो नाम आया वो एंगल्स और सेक्शन, सुबह जो वहां पर रहते थे वो रहते थे एंगल्स और सेक्शंस। ये सेंट्रल यूरोप से निकलकर एंगल्स और सेक्शन जो थे, एक आइलैंड हुआ करता था जिसको हम बाद में बोलते हैं क्या, इंग्लैंड। तो वहां पर बस जाते हैं कब, 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के टाइम पर ये एंगल्स और सेक्शंस इंग्लैंड वाले आइलैंड पर बस जाते हैं। इंग्लैंड जो नेम था वो कहाँ से आया, एंगल, जो एंगल्स और सेक्शंस, जो दो कम्युनिटीज हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो एंगल्स हुआ करते थे, एंगल्स से नाम निकल के आया इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब एंगल लैंड। इन 11th सेंचुरी के टाइम पर ड्यूक जो हुआ करते थे नॉर्मंडी के, नॉर्मंडी जो प्रोविंस था किसका, फ्रांस का, यानी कि कह सकते हैं गॉल का जो प्रोविंस हुआ करता था नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी से 11th सेंचुरी में विलियम फर्स्ट जो ड्यूक हुआ करते थे, ड्यूक मीन्स किंग, मतलब वहां की लैंग्वेज में ड्यूक बोला जाता है, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो इसको बोलते हैं किंग। तो ये जो किंग हुआ करते थे विलियम फर्स्ट, नॉर्मंडी प्रोविंस के, ये क्रॉस कर जाते हैं इंग्लिश चैनल को, और इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके पहुंचते हैं ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड आइलैंड, जहां पर एंगल्स एंड सेक्शंस रहा करते थे। तो जो सेक्शन का जो किंग था इंग्लैंड में, उसको ये डिफीट कर देते हैं मतलब हरा देते हैं। और जिसके बाद में विलियम फर्स्ट जो थे, जो पूरी टेरिटरी इंग्लैंड की उनके पास आ गई थी, तो इंग्लैंड की टेरिटरी को 180 नॉर्मन नोबल्स, नॉर्मंडी से जो इनके साथ कुछ नोबल्स गए थे जिनकी संख्या है 180, तो इनके बीच में उस टेरिटरी को वो डिवाइड कर देते हैं। यहीं से इंग्लैंड के अंदर फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखी जाती है। इसीलिए बोलते हैं इंग्लैंड में जो शुरुआत होती है फ्यूडलिज्म की वो 11th सेंचुरी से होती है, क्योंकि किंग वहां के कौन बन गए, विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट की जो टेरिटरी थी वो 180 पार्ट्स में जो नॉर्मन नोबल्स गए थे उनमें वो बांट देते हैं, मतलब उनको लैंड वो दे देते हैं। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड हम जानते हैं कि अभी के जे टाइम पर कुछ टाइम पहले एक क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, तो उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ के बाद में एक किंग जो है जिनका नाम है जेम्स, तो ये जो है वहाँ के अभी के किंग हैं, और ये जो डिसेंडेंट हैं वो है विलियम फर्स्ट के। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। हमको से हमारी हमें सो लॉर्ड्स गिव्स मिलिट्री प्रोटेक्शन टू पीजेंट्स, इसके बदले लॉर्ड्स क्या करते थे, पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। ये जो फ्यूडलिज्म है इसकी रूट्स हमने देखी, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडलिज्म कहां से, ड्यूरिंग फ्रेंच किंग। कौन सा फ्रेंच किंग, जिसको हमने बोला चार्ल मैगन। चार्ल मैगन जो 742 से 814 तक जिसका पीरियड था, उसके टाइम पर हमने इसकी फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखी। लेकिन
धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया। और जब यूरोप की बात करते हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब ये फैला, तब जो टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी। देन फिर हम बात करते हैं एक जो हिस्टोरियन है जिसका नाम है मार्क ब्लोच। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1886 टू 1944। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन और सोशलिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फ्यूडल सोसाइटी। इस बुक में इन्होंने कुछ चीजें डाली थी जिसके जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे हु बिलीव्स, ये जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे इनका मानना था कि हिस्ट्री केवल पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल से केवल बिलोंग नहीं करती। मतलब पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल्स वो हो गई जो राजनीति हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अपने देश से दूसरे देश के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में केवल बात नहीं करती। लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, जो हिस्ट्री में ग्रेट पीपल रहे हैं केवल उनके बारे में बात नहीं करती, बल्कि हिस्ट्री जो है हमें हमें इंसान की हर एक ह्यूमन, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हर एक ह्यूमन की हिस्ट्री अगर हमें जाननी है तो उसकी ज्योग्राफी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो हर एक ह्यूमन की लाइफ को कैसे सेफ देख रही है। साथ में लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, उनका एटीट्यूड भी देखना पड़ेगा, जो ताकि हम हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए। देन ये जो थे इन्होंने फ्यूडल सोसाइटी यूरोप फ्रेंच बिटवीन 900 टू 1300, मतलब कि जो फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर, जो कि शुरुआत हुई थी कहाँ से, फ्रांस से। तो ये जो है फ्यूडल सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया हिस्ट्री में अपनी बुक में, वो बताया 900 से 1300 के बीच में फ्यूडल सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। ये जो हिस्टोरियंस थे इनको दुर्भाग्यवश नाजीज जो हुआ करते थे उन्होंने शॉट डाउन कर दिया, मतलब मार दिया। कब? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस एक्चुअल में क्योंकि अभी तक जो हमने रीडिंग की, जो अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा, वो हमने फ्रांस और इंग्लैंड का नाम तो लिया, बट शुरुआत से इन कंट्री का यही नाम नहीं हुआ करता था। ये नाम कहीं से आए हैं, इनको ये नाम किसी ने दिया है। तो किसने दिया है, कहाँ से फ्रांस की शुरुआत हुई, कहाँ से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, उसके बारे में जानते हैं। तो गॉल, जैसा कि हमने सुना पढ़ा था कि रोमन प्रोविंस का, रोमन एम्पायर में एक प्रोविंस हुआ करता था जिसका नाम था गॉल। तो गॉल पर 6th सेंचुरी में एक जो जर्मन ट्राइब हुआ करती थी उनका आक्रमण होता है रोमन एम्पायर के टाइम पर, जो वेस्टर्न साइड हुआ करता था गॉल, तो वहां पर आक्रमण होता है किसका, जर्मन ट्राइब्स का। तो जर्मन ट्राइब्स में जो एक फ्रैंकिस हुआ करते थे, फ्रैंकिस का रूल चलता है कब, 6th सेंचुरी में। इन्हीं फ्रैंकिस रूलर को हम बोला करते थे फ्रेंच किंग्स। तो फ्रैंक्स जो हुआ करते थे, जो फ्रैंक्स थी, जर्मन ट्राइब थी जो फ्रैंक्स, इन्हीं ने गॉल को अपनी ट्राइब्स के नाम पर एक नाम दिया जिसको अभी हम जो जानते हैं वो फ्रांस के नाम से जानते हैं। इन 800 पोप लियो थर्ड पोप होते हैं चर्च के हेड, जो चर्च के मेन हेड होते हैं उनको बोलते हैं पोप। तो एक पोप हुआ करते थे जिनका नाम है पोप लियो थर्ड। तो लियो थर्ड ने क्या कराया था, चार्ल मैगन किंग हुआ करते थे फ्रांस के, उनको एक टाइटल दिया था जिसको बोला गया होली रोमन एम्परर। ये टाइटल पोप ने क्यों दिया था, ताकि अपने रिलेशंस को वो किंग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए, ताकि क्योंकि किंग की एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है किसी टेरिटरी के ऊपर, और उस अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी में अगर अपना वर्चस्व भी बनाना है तो कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये पोप जो हुआ करते थे लियो थर्ड, इन्होंने होली रोमन एम्परर का टाइटल दिया था किसको, चार्ल मैगन को। इसी तरह का कुछ रिलेशन देखा गया था कब, बाइजेंटीन एम्परर जो हुआ करते थे उनके साथ किसका, पैट्रियार्क। पैट्रियार्क कौन थे, पैट्रियार्क थे हेड, ईस्टर्न चर्च जो हुआ करता था उसके हेड थे, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ करता था। क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टेंटिनोपल एक कैपिटल हुआ करती थी किसकी, कॉन्स्टेंटीन, जो किंग रहा था किसका, रोमन एम्पायर का। अब हम बात करते हैं किसकी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो नाम आया वो एंगल्स और सेक्शन, सुबह जो वहां पर रहते थे वो रहते थे एंगल्स और सेक्शंस। ये सेंट्रल यूरोप से निकलकर एंगल्स और सेक्शंस जो थे, एक आइलैंड हुआ करता था जिसको हम बाद में बोलते हैं क्या, इंग्लैंड। तो वहां पर बस जाते हैं कब, 6th सेंचुरी के टाइम पर ये एंगल्स और सेक्शंस इंग्लैंड वाले आइलैंड पर बस जाते हैं। इंग्लैंड जो नेम था वो कहाँ से आया, एंगल, जो एंगल्स और सेक्शंस, जो दो कम्युनिटीज हमने पढ़ रहे हैं उसमें से जो एंगल्स हुआ करते थे, एंगल्स से नाम निकल के आया इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब एंगल लैंड। इन 11th सेंचुरी के टाइम पर ड्यूक जो हुआ करते थे नॉर्मंडी के, नॉर्मंडी जो प्रोविंस था किसका, फ्रांस का, यानी कि कह सकते हैं गॉल का जो प्रोविंस हुआ करता था नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी से 11th सेंचुरी में विलियम फर्स्ट जो ड्यूक हुआ करते थे, सो लॉर्ड्स गेव्स मिलिट्री प्रोटेक्शन टू पीजेंट्स, इसके बदले लॉर्ड्स क्या करते थे,
पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। ये जो फ्यूडलिज्म है इसकी रूट्स हमने देखी, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडलिज्म कहां से, ड्यूरिंग फ्रेंच किंग। कौन सा फ्रेंच किंग, जिसको हमने बोला चार्ल मैगन। चार्ल मैगन जो 742 से 814 तक जिसका पीरियड था, उसके टाइम पर हमने इसकी फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखी। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया, और जब यूरोप की बात करते हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब ये फैला, तब जो टाइम पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी। देन फिर हम बात करते हैं एक जो हिस्टोरियन है जिसका नाम है मार्क ब्लोच। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1886 टू 1944। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन और सोशलिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फ्यूडल सोसाइटी। इस बुक में इन्होंने कुछ चीजें डाली थी जिसके जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे हु बिलीव्स, ये जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे इनका मानना था कि हिस्ट्री केवल पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल से केवल बिलोंग नहीं करती। मतलब पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल्स वो हो गई जो राजनीति हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अपने देश से दूसरे देश के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में केवल बात नहीं करती। लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, जो हिस्ट्री में ग्रेट पीपल रहे हैं, केवल उनके बारे में बात नहीं करती, बल्कि हिस्ट्री जो है हमें हमें इंसान की, हर एक ह्यूमन, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हर एक ह्यूमन की हिस्ट्री अगर हमें जाननी है तो उसकी ज्योग्राफी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो हर एक ह्यूमन की लाइफ को कैसे सेफ देख रही है। साथ में लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, उनका एटीट्यूड भी देखना पड़ेगा, जो ताकि हम हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए। देन ये जो थे इन्होंने फ्यूडल सोसाइटी यूरोप फ्रेंच बिटवीन 900 टू 1300, मतलब कि जो फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर, जो कि शुरुआत हुई थी कहां से, फ्रांस से। तो ये जो है फ्यूडल सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया हिस्ट्री में अपनी बुक में, वो बताया 900 से 1300 के बीच में फ्यूडल सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। ये जो हिस्टोरियंस थे इनको दुर्भाग्यवश नाजी जो हुआ करते थे उन्होंने शॉट डाउन कर दिया, मतलब मार दिया। कब, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस एक्चुअल में क्योंकि अभी तक जो हमने रीडिंग की, जो भी अब तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा, वो हमने फ्रांस और इंग्लैंड का नाम तो लिया, बट शुरुआत से इन कंट्री का यही नाम नहीं हुआ करता था। ये नाम कहीं से आए हैं, इनको ये नाम किसी ने दिया है। तो किसने दिया है, कहाँ से फ्रांस की शुरुआत हुई, कहाँ से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, उसके बारे में जानते हैं। तो गॉल, जैसा कि हमने सुना पढ़ा था कि रोमन प्रोविंस का, रोमन एम्पायर में एक प्रोविंस हुआ करता था जिसका नाम था गॉल। तो गॉल पर 6th सेंचुरी में एक जो जर्मन ट्राइब हुआ करती थी उनका आक्रमण होता है रोमन एम्पायर के टाइम पर, जो वेस्टर्न साइड हुआ करता था गॉल, तो वहां पर आक्रमण होता है किसका, जर्मन ट्राइब्स का। तो जर्मन ट्राइब्स में जो एक फ्रैंकिस हुआ करते थे, फ्रैंकिस का रूल चलता है कब, 6th सेंचुरी में। इन्हीं फ्रैंकिस रूलर को हम बोला करते थे फ्रेंच किंग्स। तो फ्रैंक्स जो हुआ करते थे, जो फ्रैंक्स थी, जर्मन ट्राइब थी जो फ्रैंक्स, इन्हीं ने गॉल को अपनी ट्राइब्स के नाम पर एक नाम दिया जिसको अभी हम जो जानते हैं वो फ्रांस के नाम से जानते हैं। इन 800 पोप लियो थर्ड, पोप होते हैं चर्च के हेड, जो चर्च के मेन हेड होते हैं उनको बोलते हैं पोप। तो एक पोप हुआ करते थे जिनका नाम है पोप लियो थर्ड। तो लियो थर्ड ने क्या कराया था, चार्ल मैगन किंग हुआ करते थे फ्रांस के, उनको एक टाइटल दिया था जिसको बोला गया होली रोमन एम्परर। ये टाइटल पोप ने क्यों दिया था, ताकि अपने रिलेशंस को वो किंग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए, ताकि क्योंकि किंग की एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है किसी टेरिटरी के ऊपर, और उस अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी में अगर अपना वर्चस्व भी बनाना है तो कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये पोप जो हुआ करते थे लियो थर्ड, इन्होंने होली रोमन एम्परर का टाइटल दिया था किसको, चार्ल मैगन को। इसी तरह का कुछ रिलेशन देखा गया था कब, बाइजेंटीन एम्परर जो हुआ करते थे उनके साथ किसका, पैट्रियार्क। पैट्रियार्क कौन थे, पैट्रियार्क थे हेड, ईस्टर्न चर्च जो हुआ करता था उसके हेड थे, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ करता था। क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टेंटिनोपल एक कैपिटल हुआ करती थी किसकी, कॉन्स्टेंटीन, जो किंग रहा था किसका, रोमन एम्पायर का। अब हम बात करते हैं किसकी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो नाम आया वो एंगल्स और सेक्शंस, सुबह जो वहां पर रहते थे वो रहते थे एंगल्स और सेक्शंस। ये सेंट्रल यूरोप से निकलकर एंगल्स और सेक्शंस जो थे, एक आइलैंड हुआ करता था जिसको हम बाद में बोलते हैं क्या, इंग्लैंड। तो वहां पर बस जाते हैं कब, 6th सेंचुरी के टाइम पर ये एंगल्स और सेक्शंस इंग्लैंड वाले आइलैंड पर बस जाते हैं। इंग्लैंड जो नेम था वो कहाँ से आया, एंगल, जो एंगल्स और सेक्शंस, जो दो कम्युनिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से जो एंगल्स हुआ करते थे, एंगल्स से नाम निकल के आया इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब एंगल लैंड।
इन 11th सेंचुरी के टाइम पर ड्यूक जो हुआ करते थे नॉर्मैंडी के, नॉर्मैंडी जो प्रोविंस था किसका, फ्रांस का, यानी कि कह सकते हैं गॉल का जो प्रोविंस हुआ करता था नॉर्मैंडी। तो नॉर्मैंडी से 11th सेंचुरी में विलियम फर्स्ट जो ड्यूक हुआ करते थे, ड्यूक मीन्स किंग, मतलब वहां की लैंग्वेज में ड्यूक बोला जाता है, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो इसको बोलते हैं किंग। तो ये जो किंग हुआ करते थे विलियम फर्स्ट नॉर्मैंडी प्रोविंस के, ये क्रॉस कर जाते हैं इंग्लिश चैनल को, और इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके पहुंचते हैं ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जहां पर एंगल्स एंड सेक्शंस रहा करते थे। तो जो सेक्शन का जो, तो विलियम फर्स्ट जो कि ड्यूक थे किसके, नॉर्मैंडी के, जिन्होंने अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, तो वहां से जब इनको जो भी टेरिटरी थी इन्होंने कब्जा कर लिया, वहां पर अपना किंगडम स्थापित कर दिया, तब इनके साथ जो माइग्रेट होकर आए थे कुछ 180 नोबल्स, उनको उन्होंने लैंड जो था उनके पास जो टेरिटरी थी उसको वो 180 नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन अभी अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें कहाँ पर, इंग्लैंड की, तो वहाँ पर जो अभी कुछ टाइम पहले जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जो डेथ हुई थी, वो डिसेंडेंट हुआ करती थी किसकी, विलियम फर्स्ट की। और विलियम फर्स्ट जैसे हम जानते हैं जो अभी इंग्लैंड के किंग हैं वो है चार्ल्स थर्ड, तो ये भी किसके डिसेंडेंट है, विलियम फर्स्ट के, यानी कि ये तब से किंगडम इनके डिसेंडेंट्स ही चला रहे हैं। फिर अगर बात करें 12th सेंचुरी में एक जो थे एबिस हिल्डगार्ड, जो कि बिंजन, जो फ्रांस से बिलोंग करता है, बिंजन सिटी है जहां से थे एबिस हिलगार्ड। ये एक थ्योरी देते हैं 12th सेंचुरी के टाइम पर, क्या कि जैसे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, एक कैटल जो होता है उनको अगर एक साथ रख दिया जाए तो वो जो एनिमल्स होंगे वो आपस में लड़के झगड़ के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे ही ह्यूमंस भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यही जो थ्री ऑर्डर्स जो निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं ये थ्योरी, ये वहां पर वो बताना चाह रहे हैं कि ये थ्योरी है कि लोगों को क्यों डिवीजन में रहना चाहिए। तो वो ये कारण बताया जा रहा है, जैसे एनिमल्स बहुत सारे हैं एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही ह्यूमंस भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनको डिवीजन, उनको सोसाइटी में डिवाइड करना जरूरी है। तो इसीलिए थ्री ऑर्डर्स निकल के आया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं फ्रांस की। 481 481 में एक क्लोविस जो हुआ करते थे, फ्रैंक्स जो किंग थे, वो बन जाते हैं कहाँ के, गॉल के किंग। मतलब क्लोविस जो थे वो फ्रैंक्स जो ट्राइब हुआ करती थी उसके किंग बन जाते हैं। 486 में क्लोविस एंड फ्रैंक्स जो कन्क्वेस्ट करते हैं किसको, नॉर्थ गॉल को। जैसे कि हम जानते हैं वेस्टर्न यूरोप में रोमन एम्पायर जो हुआ करता था उस टाइम पर जर्मेनिक ट्राइब अटैक करती है, वो जर्मेनिक ट्राइब जो थी वो फ्रैंक्स हुआ करती थी, और फ्रैंक्स के जो किंग हुआ करते थे वो क्लोविस हुआ करते थे। 496 में क्लोविस और जो फ्रैंक्स थे वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि क्रिश्चियन, इसी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो क्रिश्चियनिटी है वो लोगों में एक अपना वर्चस्व बना रहा था, लोग उसको अपना रहे थे, किसको, क्रिश्चियनिटी को। 714 के टाइम पर जो चार्ल्स मॉर्टल बिकम्स मेयर ऑफ द पैलेस, मतलब जो किंग हुआ करते थे उनके जो मेयर बनाए जाते हैं 714 में, तो ये बनते हैं चार्ल्स मॉर्टल। 751 में मॉल्टस का जो सन हुआ करता था पेपिन, वो फ्रैंकिस रूलर को डिस्पोज कर देता है। डिस्पोज मतलब उनको टॉपल कर लेता है, उनको हटा देता, मार देता है। उसके बाद में जो नई डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है वो करता है पेपिन, जो कि सन हुआ करता था मार्टल। और मार्टल कौन थे, मेयर, मेयर ऑफ द पैलेस। तो ये अपनी नई डायनेस्टी को स्टेब्लिश करता है, और वॉर ऑफ कन्क्वेस्ट डबल द साइज ऑफ हिज किंगडम। जब डायनेस्टी अपनी स्थापित कर देता है उसके बाद में ये वॉर करता है, वॉर करके वहां की टेरिटरी को बढ़ाता है। 768 में पेपिन जो सक्सीडेड बाय हिज सन, जो जैसे हम चार्ल मैगन की जो बात की थी वो पेपिन का ही सन था जिन्होंने डायनेस्टी में अपना सक्सेसर चुना। चार्ल्स द ग्रेट, जो चार्ल मैगन था उसको चार्ल्स द ग्रेट भी कहा गया। 800 पोप लियो थर्ड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पोप लियो थर्ड है, क्या करते हैं, चार्ल मैगन को होली रोमन एम्परर का टाइटल देते हैं। जैसे चार्ल्स पोप लियो थर्ड जो पोप हुआ करते थे उनकी मान्यता थी, वो एक हेड, जो रिलीजियस ग्रुप में जो हेड होता है उनको माना जाता है, तो उनकी बात भी लोग मानते हैं, इसलिए चार्ल्स मैगन को इन्होंने होली रोमन एम्परर की उपाधि थी, जिससे कि ये डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने चार्ल्स मैगन को अपना किंग बनाते हैं, मानते हैं, जिसकी वजह से पोप में और किंग में एक रिलेशन बनता है, और इसी रिलेशन की वजह से जो किंग हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं चर्च को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको लैंड ग्रांट भी किया जाता है, पॉलिटिकल पावर भी इनको दी जाती है। साथ ही 840 के बाद में रेड्स बाय वाइकिंग्स फ्रॉम नॉर्वे, ये जो है रेड्स होती है किसके द्वारा, वाइकिंग्स के द्वारा, कहाँ पर, नॉर्वे में। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर को जब शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर को समझने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पार्ट है थ्री ऑर्डर्स का वो नोबिलिटी है, जिसकी वजह से पावर, फर्स्ट ऑर्डर को भी पावर मिलती है, और जो वर्किंग क्लास है थर्ड ऑर्डर
वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है किसकी वजह से, सेकंड ऑर्डर की वजह से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। थैंक यू।